हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट से 1D मोशन के क्वेश्चंस कैसे अपन सॉल्व करेंगे उसकी अपन बात करेंगे। तो देखो आज का टॉपिक जो होगा वो अपना है हाउ टू सॉल्व 1D मोशंस questions with relative concept। तो आज का अपना टॉपिक होगा हाउ टू सॉल्व 1D मोशंस क्वेश्चंस विथ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के साथ अपन कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट के साथ अपन को 2D मोशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, वो अपन प्रोजेक्टाइल के बाद डिस्कस करेंगे और वो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। तो उसमें पूरा खेल वेक्टर का होगा और आप देखना, मेरी गारंटी है कि आपको मजे नहीं आए उस कॉन्सेप्ट में, तो मैथ्स इज गुरु ही क्या है ना, ठीक है बच्चों। तो चलो अब अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हर किसी क्वेश्चंस में 1D मोशन के हर किसी क्वेश्चंस में रिलेटिव कॉन्सेप्ट मत लगाना, पहली चीज तो, ठीक है। केवल कौन से 1D मोशन के भी कौन से क्वेश्चंस में आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना है बेटू, ओनली फॉर आपको लगाना है कि वे सभी क्वेश्चंस जिनमें दो वस्तुएं गतिमान हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट, अपन को 1D मोशन के हर टाइप के क्वेश्चंस में रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अपन को केवल रिलेटिव कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चंस में लगाना है, इजीली बनाने के लिए, कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो वस्तुएं गतिमान हो, तब अपन क्या लगाएंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, ठीक है बेटू, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अपन ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसमें दो वस्तुएं गतिमान हो और अपन ने रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात कर ली, तो जैसे मान लो दो वस्तुएं, एक वस्तु को नाम दो A एंड एक वस्तु को नाम दो B, ठीक है बच्चों, दो वस्तु हो गई, ठीक है। अब जैसे अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, अपन ने B के सापेक्ष, इसके बात करूं मैं, B के सापेक्ष A की बात करूंगा। पहले तो दुनिया देखो, पहले तो क्या हो रही है, दुनिया की नजरों में दो वस्तुएं A और B दोनों गतिमान है, लेकिन जैसे ही मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दिया यानी B के सापेक्ष, अब मैं बात किसके सापेक्ष कर रहा हूं, B के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अपन बात करते हैं बच्चों, वो कहां रहता है, रेस्ट पे। वो क्या रहता है, खुद रेस्ट पे रहता है। वो खुद अपने आप को रेस्ट में कर लेता है, रेस्ट में मान लेता है और सभी को गतिमान कंसिडर करता है, और सभी वस्तुओं को गतिमान कंसिडर करता है, ठीक है, गतिमान मानता है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस में दो वस्तुएं गतिमान हो तो आप एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की बात करो, जिस वस्तु के सापेक्ष आप बात कर रहे हो वो वस्तु रेस्ट में होगी, इसका मतलब वो वस्तु खुद अपने आप को रेस्ट में मानेगी और बाकी सभी वस्तुओं को क्या मान लेगी, गतिमान मान लेगी। समझ में आया मेरे बच्चों, समझ में आया कोई अच्छा, यदि किसी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वैसे ही कोई टाइप के क्वेश्चन है, जैसे अपन ट्रेन में बैठे हैं और जब अपन गतिमान हो रहे हैं तो अपन अपने सापेक्ष ये बात करते हैं कि दुनिया चल रही है, पेड़ पौधे ऐसे भाग रहे हैं, जबकि पेड़ पौधे थोड़ी भागते हैं, रियलिटी में पेड़ पौधे थोड़ी भाग रहे हैं, रियलिटी में तो अपन भाग रहे हैं, लेकिन जब अपने सापेक्ष अपन बात करते हैं तो सब भागते रहते हैं। समझ आया बेटू,
कोई दिक्कत है क्या? और रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले आपको बता दिया, रेफरेंस फ्रेम के अंदर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि जो फ्रेम होता है ना, वो फ्रेम के ऊपर कौन कौन सी राशि डिपेंडेंट होती है, कौन कौन सी राशि इंडिपेंडेंट होती है। टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम के, यानी जब मैं बी के सापेक्ष बात करूंगा ए की, तो जो समय लगेगा तो वो समय तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो बी के सापेक्ष बात करो, चाहे वो ग्राउंड के सापेक्ष बात करो, किसी के सापेक्ष बात करो, समय तो समय रहेगा। समझ आए बात? और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच की दूरी वो भी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया बेटू? और इंडिविजुअल फोर्स भी क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाकी सब रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज को भी आपको याद रखना है। तो हाउ टू सोल्व 1D मोशंस क्वेश्चंस विद रिलेटिव कॉन्सेप्ट, उसमें अपन को ये देखना है कि हर 1D मोशन के क्वेश्चंस में आपको क्या नहीं लगाना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जिसमें वस्तुएं, दोनों वस्तु गतिमान हो। समझ आए बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को डाउट होगा कि गुरुजी फिर अपन जो टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें गतिमान नहीं हो, दोनों वस्तु, एक वस्तु गतिमान हो एक रेस्ट में हो, तो क्या फिर अपन उसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्या? उसमें लगा लो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हो, लेकिन अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जो कैलकुलेशन को इजी बनाए, कैलकुलेशन को क्या बनाए, फास्ट बनाए। इजी क्या, फास्ट बनाए, ऐसे लिख देता हूं। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों यूज में लेते हैं अपन, कि अपनी कैलकुलेशन फास्ट बने। समझ में आया बात? तो हर किसी क्वेश्चंस में जैसे दोनों वस्तु गतिमान हो और उसमें आप विदाउट रिलेटिव कॉन्सेप्ट से यदि हल करोगे तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ये बात। तो उसको अपन क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशन को इजी बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ गई। बी के सापेक्ष की बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं जब बी के सापेक्ष की, तो जैसे वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिखता हूं। और फिर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमेशा वेक्टर आता है, ये वेक्टर आता है। अब चूंकि ये 1D मोशन में है, 1D मोशन अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो 1D मोशन में या तो वस्तु ऐसे जाएगी या फिर वस्तु ऐसे जाएगी। ऐसे जाने वाली वस्तु को आप प्लस मान लो और ऐसे जब बात आ रही है तो उसको माइनस मान लो। समझ में आया? तो इसलिए अपन वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते 1D मोशन में, वेक्टर को अपन कंसीडर नहीं करते, वेक्टर को हटा के बस केवल साइन ले लेते हैं। वेक्टर को हटा के केवल अपन क्या लगा लेते हैं, साइन को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2D मोशन में ये वेक्टर आसानी से नहीं हटेगा, तो पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब जैसे मान लो आपके पास कोई वस्तु है ए वस्तु है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इधर है, और एक वस्तु है बी जिसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं बात कर रहा हूं किसके सापेक्ष, वस्तु ए की बात कर रहा हूं बी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष में बात करता हूं वो तो अब रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब क्या होंगे, गतिमान होंगे। तो बी के सापेक्ष की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेक्टर लगा के ऐसे लिखना है अपन को। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अब मैं वेक्टर हटा रहा हूं, मैंने क्या हटा लिया, वेक्टर हटा लिया। अब वेक्टर क्यों हटा लिया, क्योंकि ये 1D मोशन में है तो केवल साइन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, तो इसको मैंने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। ठीक है, तो 15 लिख दिया और किसके, प्लस के। समझ में आ गया? फिर माइनस लगाया। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, ग्राउंड के सापेक्ष 10 है, किस दिशा में, इस दिशा में, तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस लगा के। समझ में आया? माइनस को लगा है, -10। अब बोलो कितना जाएगा, 15 माइनस प्लस 10, तो कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। किसका, प्लस का। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है, इस दिशा में ना। तो अब क्या होगा, अब क्या मतलब आएगा बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज का मतलब क्या है, कि जो आपके पास ये जो बी वस्तु थी और जो ये वस्तु ए है, जब मैं बी के सापेक्ष बात करूंगा ए को, यानी मैंने बी को रेस्ट में रख लिया और मैं ए की बात कर रहा हूं कि ए का वेग कितना है, तो ए का वेग कितना है, प्लस का मतलब इस दिशा में, तो इस दिशा में होगा कितने से, 25 से, 25 मीटर पर सेकंड। यानी बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा कि ए 25 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। बात समझ में आ गई?
तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या करेगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट 1D मोशन के वो क्वेश्चन जिनमें दोनों वस्तु गतिमान हो, उन सभी चीजों को एनालिसिस करने के लिए, उनकी किसी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रामबाण साबित होता है, ठीक है। और उसमें वेलोसिटी ऑफ, जो आपके पास चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, विस्थापन हो, कुछ भी हो, उन सब में वेक्टर लगेगा, ठीक है। वेक्टर वाली क्वांटिटी में वेक्टर लगेगा, और उन वेक्टरों को जो अपन हल करते हैं 1D मोशन में, तो केवल साइन के साथ अपन क्या कर देते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन 2D मोशन के जब अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें वेक्टर की नॉलेज खतरनाक आनी चाहिए, ठीक है। नहीं भी आएगी तो अपन ला देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात, ये पूरा सारा समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चंस। अब आप कोई बच्चे बोल हो गए, अरे गुरुजी क्या क्या बोले जा रहे हो आप, हम इतने से बच्चे और आप इतनी सारी बातें बोल दी, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, उससे फिर आपको पूरी मस्त वाली फील देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नोट डाउन करो। तो चलिए बेटू अब अपन लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के माध्यम से अपन समझते हैं रिलेटिव कैसे अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन ने ले लिया, आपके पास, ठीक है, दो वस्तु है। एक तो वस्तु ये ले ली, थैला ले लिया, थैला, ठीक है, और मैंने ले लिया थैला, ठीक है। जो आपके थैला होता है, थैला होता है, थैला, वो अपन ने ले लिया। और एक वस्तु अपन ने ले ली, कार ले लो, चलो। ये ले लिया अपन ने कार, ठीक है बच्चों। और इसको कार, आपके ये बीच की जो डिस्टेंस है, यहां ये मान लो अपन ने कितनी है, 60 मीटर। 60 मीटर क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है बेटू। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो थैला है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस जो कार है, इस कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, आपको ये सब चीज दे दी, ठीक है। एक कार, दो वस्तु है, एक कार है, एक थैला है, कार का त्वरण इतना, वेग इतना, थैले का त्वरण इतना, वेग इतना। तो बताओ क्या कार, तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, पहला क्वेश्चन, बताओ कार थैले को पकड़ पाएगी या नहीं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो हमको ये चेक करना है। दूसरा, यदि पकड़ पाई तो कितने समय में पकड़ पाई, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यदि नहीं पकड़ पाई तो वह न्यूनतम दूरी क्या, बताओ, तो वह न्यूनतम दूरी बताओ जिससे वह रह चुकी हो, ठीक है। यदि नहीं पकड़ पाई तो वह न्यूनतम दूरी बताओ जिससे वह छूट चुकी हो। समझाया बच्चों, ठीक है बेटू। तो एक क्वेश्चन था 1D मोशंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कार की वेलोसिटी एक्सेलरेशन, थैले का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे दिया। अब आप इनके बीच की दूरी दे दी। अब आपसे बोला बताओ कार थैले को पकड़ पाएगी या नहीं। यदि पकड़ पाई तो कितने समय पकड़ पाएगी, और यदि नहीं पकड़ पाई तो न्यूनतम दूरी से
कितनी न्यूनतम दूरी से वह रह चुकी होगी। ठीक है, तो ये आपसे जस्ट हो चुकी होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन है। अब हमको कैसे करना है, तो पहले हमें देखना है दो वस्तु है, हाँ है, दोनों गतिमान है, हाँ है, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटू, तो अब अपन पहला सॉल्यूशन में जब अपन करेंगे तो क्या क्या लेंगे, अपन लेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट को जब मैं लगाऊंगा बच्चों, तो अब अपन को करना क्या है, किसी एक के सापेक्ष बात करेंगे, तो जिसके सापेक्ष बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। तो मैंने किसके सापेक्ष बात करी, थैले के सापेक्ष बात कर लो। तो मैंने क्या करा बच्चों, थैले को मैंने क्या मान लिया, थैले को मैंने रेस्ट में मान लिया, यानी थैला अब चल नहीं रहा, थैला रुका हुआ है, स्थिर है। थैला कैसा है, स्थिर है, समझाएगा, थैला स्थिर है। और वो किसको देख रहा है, थैला कार को देख रहा है। किसको देख रहा है, थैला कार को देख रहा है। ये थैला किसको देख रहा है, कार को देख रहा है, समझ आया। थैला स्थिर हो गया और कार को देख रहा है, और ये दूरी कितनी है इनकी, 60 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल नेवर बी इंडिपेंडेंट, नेवर बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटो। ठीक है, अब बात करेंगे थैले के सापेक्ष कार का वेग कितना होगा। ठीक है, अब ये वाला जो वेग आएगा, सुनो, अब मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू थैला, तो आपके लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ थैला। ठीक है, सूत्र ये होता है। और वेक्टर जो है, वेक्टर लगाना मैंने उचित नहीं समझा, क्यों, क्योंकि मैं वेक्टर की जगह साइन से ही क्या करूंगा, उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बेटू, चलो, तो वेलोसिटी ऑफ कार बोलो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी दे रखी है, 20। कार की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20। किस दिशा में, इस दिशा में, तो इसको प्लस मान लो आप, इस दिशा में क्या मान लो, प्लस, तो प्लस के 20। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ थैला बोलो कितने है, वेलोसिटी ऑफ थैला कितनी है, 10। किस दिशा में, इसी दिशा में, तो प्लस के 10, तो कितना जाएगा, प्लस के 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्लस तो क्या है, दिशा दिखाएगा, यानी अब ये जो कार है ना, इस कार की वेलोसिटी थैले को स्थिर रख दिया, तो ये क्या कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अब थैले को क्या लगेगा, थैले को ये लगेगा कि कार 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रही है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है बेटू। चलो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू थैला क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थैला। एक्सेलरेशन ऑफ कार बोलो कितनी है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ कार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3, प्लस के ना इस दिशा में, तो प्लस के 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थैला बोलो कितना है, 5, इसी दिशा में, तो प्लस के 5। लेकिन 3 में से -5 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2। और यह माइनस के दिखा रहा है बच्चों, माइनस दिखा रहा है कि इस कार के ऊपर, यानी थैले को क्या लगेगा, थैले को, थैला जब थैले के सापेक्ष कार का जो एक्सेलरेशन होगा पीछे लगेगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैंने ये इतनी बड़ी रामायण को बस केवल ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्या बता दिया कि एक वस्तु है, कार भूल जाओ, एक वस्तु है, यहां से 60 मीटर अपन को इसको पहुंचाना है, यहाँ पे 60 मीटर पहुंचाना है, लेकिन इस वस्तु का वेग तो 10 मीटर पर सेकंड है इस दिशा में, और लेकिन त्वरण जो है वो इस दिशा में लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों बेटू मैंने आपको बहुत करा चुका, आपको ये तो पलटी खाने वाला क्वेश्चन है। अब ये वस्तु आगे जाएगी, आगे जाके फिर पलटी खाके ऐसे रहेगी, ये वही वाला क्वेश्चन है ना, पलटी खाने वाला। अब यदि ये पलटी खाने से पहले, पलटी खाने से पहले 60 मीटर की दूरी पार कर चुकी है, तब तो ये हो जाएगा, तब तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और यदि नहीं करी है, अब देखो इसके कितने क्वेश्चन है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जब ये 10 मीटर पर सेकंड ऐसे है, वापिस सरका हुआ ना, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऐसे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि कार जस्ट छू के और ऐसे आएगा 60 मीटर की दूरी। ठीक है, पहला ऐसा हो सकता है। दूसरा, ये जो कार है, ये जो है 10 मीटर पर सेकंड ऐसे है, और 2 इसके ऊपर एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है 2, ठीक है, और 60 मीटर की दूरी ये। हो सकता है कि ये कार ऐसे जाए
और ऐसे आए, समझ में आया। अब इस वाले केस में क्या होगा, यानी इस वस्तु को, यानी 60 मीटर की दूरी को एक तो जाते समय क्रॉस करेगी और एक आते समय क्रॉस करेगी, दो समय हो जाएंगे, समझ में आया। तो दो केस। अच्छा तीसरा केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला। अब देखो, यानी इस वाले केस मतलब ये वाली सिचुएशन के 3 केस होंगे बच्चों। पहला केस तो कौन सा, कि ये वाली वस्तु 60 मीटर की दूरी को जस्ट छू के वापस आ जाए। दूसरा हो सकता है ये कार 60 मीटर की दूरी को क्रॉस करते हुए फिर वापस आए, तो 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते समय एक बार आते समय। और ये वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है ये वस्तु पहले से 60 मीटर की दूरी से पहले से घूम जाए, समझ में आया। तो किसमें पकड़ पाएगी किसमें नहीं पकड़ पाएगी, तो यदि पहला वाला मतलब ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हुआ तो वो नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा पहला वाला हुआ तो वो जस्ट पकड़ पाएगी एक बार, और दूसरा वाला हुआ तो वो 2 बार पकड़ पाएगी, यानी 2 समय ऐसे होंगे जिसमें वो पकड़ पाएगी, समझ में आया। तो मतलब यदि देखो 11th क्लास को ही मैं पढ़ाता प्योर 11th क्लास को, तो मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट अभी ये वाला जो इलस्ट्रेशन मैंने लिया है ये मैं 6ठा या 7वां एग्जाम्पल के बाद लेता इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है बच्चों। यदि मैं प्योर 11th क्लास में पढ़ाता तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को 7वां या 8वां बनाता। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लेता मैं कि इसकी वेलोसिटी दे दी, इसकी वेलोसिटी दे दी, डिस्टेंस दे दी, बताओ कितने समय में पकड़ पाएगा, ठीक है। और एक का एक्सप्रेशन दे दिया, एक का एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो ऐसे बच्चों के साथ खेलता रहता। लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी बात कर दी, जेईई में जो आता है उस टाइप के क्वेश्चंस की ये बात कर, ठीक है। तो अब अपन ने ये तो देख लिया कि ठीक है ऐसे 3 केस बनेंगे। अपन को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा केस आएगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखा दिया पलटी खाने वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो कैसे करने हैं बोलो, तो बोलो इस ये कार कितने समय में चलेगी, तो v बराबर u प्लस ए बी सूत्र लगाओ, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब तक चलती रहेगी उसी दिशा में। u कितना है इसका 10, a कितना है -2t, तो t बराबर कितना हो गया 5 सेकंड। इसका मतलब ये कार 5 सेकंड तक इधर चलती रहेगी, 5 सेकंड तक, ठीक है। अब 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करी इसने, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो क्या सूत्र लगाओगे, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला सूत्र लगा लो। तो x बराबर u कितना है बच्चों अपने पास 10, t कितना है 5, माइनस आ जाएगा ना 1/2, a कितना है 2, t कितना है 5 25, तो 2 से 2 घटा x बराबर 50 माइनस 25, तो कितना आया 25 मीटर। और ये तो 25 मीटर की दूरी पे ही जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर आ जाएगा। यानी कौन सा क्वेश्चन कौन सा हुआ, तीसरा। इसका मतलब बताओ कार ढेले को पकड़ पाएगी या नहीं, तो नहीं पकड़ पाएगी। क्यों नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि वो पहले ही पलटी खा गई, समझ में आया, यहाँ तक पहुंची नहीं। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई। अब कई बच्चों को तो लग रहा था अरे पकड़ पाएगी 20 मीटर पर सेकंड है 10 है, और फिर ये ठेला भी तो है। अरे तो बच्चों ये ठेला किसका है, जिस गुरु का, तो ऐसे तो नहीं पकड़ पाओगे, समझ में नहीं आया। तो ये 25 मीटर की दूरी पे ही लौट के आ जाएगी, टर्न बैक कर जाएगी, समझ में आया। अच्छा उसके बाद यदि वो नहीं पकड़ पाया तो वह न्यूनतम दूरी बताओ जिससे वह छूट चुकी हो। तो कितनी से छूट चुकी हो, 60 में से 25 गए तो कितनी 35 मीटर, तो 35 मीटर वो न्यूनतम दूरी से रह चुका। समझ में आया मेरी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो आप कर सकते हो। अच्छा ये समय निकालने की जरूरत नहीं थी, आप तीसरा समीकरण लगा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a, उससे भी निकालो। वेलोसिटी 0 माइनस u 10 का 100 बराबर a माइनस हो जाएगा 2, a के लिए 2 इंटू s, तो s बराबर कितना है 25। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो ये तो गया पहला इलस्ट्रेशन, अच्छे से देख लो, ठीक है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको बना दे तो आप कर सकते हो। एक बड़ा वाला ले लो जो 2 बार पकड़ पाए, 2 समय आएंगे, जो भी आप लो, ठीक है व्हाटएवर। चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसका, दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों अपन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने क्या लिया कि एक मीनार है आपके पास और इस मीनार की ऊंचाई मैंने दे दी आपको 100 मीटर। कितने दे दी बच्चों, 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें 2 गेंदें ले ली अपन ने, एक गेंद तो
ए ले ली, जिसको बस जस्ट मैंने क्या करा, ड्रॉप किया, जस्ट इसको ड्रॉप किया, ठीक है, यहां से। और एक वो ले ली मैंने बी, जिसको मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, समझ आया। तो ऐसे आपको देखिए 100 मीटर की मीनार से दो पार्टिकल, एक पार्टिकल बॉटम से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल टॉप से ड्रॉप किया गया। तो बताओ कितने समय में दोनों गेंदें टकराएंगी, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। और कितनी दूरी होगी बॉटम से, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो कैसा क्वेश्चन है, 1D का क्वेश्चन है, दो पार्टिकल है, गतिमान है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो कैसे करोगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट से करोगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा रिलेटिव से, आप जब इसको हल करोगे। तो बच्चों रिलेटिव कॉन्सेप्ट से वेट जो अपन इसको हल करेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट से, तो बोलो क्या करेंगे, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी की बात करेंगे। तो बोलो किसके सापेक्ष बात करूं मैं, ए के सापेक्ष बात कर लूं। तो जिसके सापेक्ष में बात करूंगा, ए के सापेक्ष में बात करूंगा, तो ए क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, स्थिर। और बी को यदि बी इससे आ गया, जिस समय पे बी यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से लेके इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष जब बी यहां से और यहां आ गया, तो जितने समय में आएगा उतने समय में तो दोनों टकराएंगे। बात समझ में आई नहीं है। दुनिया को क्या लगेगा कि दुनिया को ये लगेगा ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कहीं बीच में टकराएंगे, दुनिया को तो ये लगेगा जितने समय में। और इस ए के सापेक्ष जब बात करूंगा, ए स्थिर हो गया। अब ए को कब लगेगा कि बी टकराएगा, जब बी उसके पास आ जाएगा तब टकराएगा, समय। तो वो जो समय होगा, समय चाहे ए के सापेक्ष बात करो ए के पास आने में, चाहे ग्राउंड के सापेक्ष बात करो ए और बी के टकराने में, तो समय इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेफरेंस फ्रेम के, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर, और ज्यादा इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे अब जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ओके, तो अब अपन बात करेंगे ए के सापेक्ष बी की। तो ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आप प्लस मान रहे हो, तो प्लस माइनस वी ए कितना है 0, और हाँ ड्रॉ भी तो किया है, तो कितना आएगा 20 प्लस के। इसका मतलब ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा कि बी कितने से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है, समझ में आया। लेकिन अब बात किसी करेंगे, एक्सेलरेशन की तो करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर है बच्चों, बी के ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना 10 जी, और ए के ऊपर भी एक्सेलरेशन लगा है कितना जी, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, समझ में आया। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वाला एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर है माइनस की 10, ऊपर वाले को प्लस माना, नीचे वाले को माना, तो माइनस के 10, फिर माइनस ये भी कितना जाएगा माइनस 10, समझ में आया बच्चों। तो माइनस प्लस तो 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 0। तो ए को क्या लगेगा कि बी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है, और कैसा, एक समान चाल से, कैसा आ रहा है, एक समान चाल से। क्यों एक समान चाल से क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इसके ऊपर 0, यानी ए को क्या लग रहा है कि बी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ रहा है, बस सिंपल सा। और कितनी दूरी है मेरे लालो, ये दूरी 100 मीटर, ये दूरी कितनी है 100 मीटर। तो बोलो 20 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर की दूरी तय करनी है, कितने समय में तय करेंगे, कितने समय में तय करेंगे 5। तो t बराबर सिंपल सा कितना क्वेश्चन आ गया 5 सेकंड। अरे भाग लगा देंगे ना, कैसे 100/20 दूरी बटे वेग, समझ में आया। तो 5 सेकंड। अब देखो, अब आप इसको चलाते कुछ दूरी, फिर 100 माइनस h करते, फिर दोनों को मिलाते, तो कितना, अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आया बच्चों। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जेईई में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा चुका है,
सेम क्वेश्चन इसी टाइप का था, बस ड्रॉप नहीं किया, क्या नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया और 10 मीटर पर सेकंड से एक को नीचे फेंक रहा है। ओरली बोलो इसका आंसर कितना होगा, ओरली बोलो, ओरली बोलो, ओरली बोलो। 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहे हैं। अब बोलो कितना आंसर होगा। तो बच्चों अब बोलो क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन तो देखो g इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर g नीचे, तो एक्सेलरेशन a के सापेक्ष कितना 0, एक समान। वेलोसिटी बोलो कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी b माइनस वेलोसिटी हो गई 20 ऊपर माइनस माइनस के 10, तो 30 हो जाएगा प्लस के 30, 100/30, तो कितना जाएगा 100/30, 10/3 यानी 3.33 सेकंड। 3.33 सेकंड में क्या होगा, वो दोनों टकराएंगे। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी प्रकार के बच्चों को कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू। चलो अब बात करेंगे अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बेटू अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा रिलेटिव का, 1D का। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या दे दिया जाएगा बेटू, आपको एक लिफ्ट दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपको लिफ्ट दे दी और इस लिफ्ट को बोल दिया कि लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस लिफ्ट के ऊपर लग रहा है। और इस लिफ्ट में एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म की हाइट, इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितने दे दी आपको, इस प्लेटफॉर्म की हाइट दे दी आपको 2 मीटर। कितनी मीटर दे दी, 2 मीटर की है। तो 2 मीटर की हाइट पे क्या है, सुंदर कन्या खड़ी है आपके पास, ये आपके पास एक सुंदर कन्या है और इसने क्या करा, एक पॉइंट को ड्रॉप किया। ठीक है, एक पॉइंट को क्या ड्रॉप किया। तो आपसे क्या पूछा गया कि एक लिफ्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऊपर की ओर लग रहा है। इस लिफ्ट के अंदर एक प्लेटफॉर्म है 2 मीटर का, वहां पे एक सुंदर कन्या खड़ी है, उस सुंदर कन्या ने एक पॉइंट को ड्रॉप किया। तो बताओ ये पॉइंट कितने समय में लिफ्ट की सतह पर आएगा। तो पॉइंट को लिफ्ट की सतह पर आने में कितना समय लगेगा। तो पॉइंट को लिफ्ट की सतह पर आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको एक नोट याद रखना है। मैं आपसे क्या नोट कह रहा हूं कि जब भी अपन किसी वस्तु को किसी रेफरेंस फ्रेम में ड्रॉप करते हैं, रेफरेंस फ्रेम से ड्रॉप करते हैं, जब भी अपन किसी वस्तु को रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष ड्रॉप करते हैं तो उस वस्तु का वेग उतना हो जाता है जितना रेफरेंस फ्रेम का है। इस बात को ध्यान से समझना। आप वापिस एक बार बोल रहा हूं मैं एग्जाम्पल के सहित। जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूं बच्चों, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन से आपने किसी बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, तो जैसे आपने ड्रॉप किया तो उस ड्रॉप हुई वस्तु हवा में जब आ जाती है तो हवा में उसका वेग उतना होगा जितना पहले अपने पास था, ड्रॉप होने से पहले अपने पास वेग था। तो अपने पास वेग कितना था, ट्रेन के बराबर 60 किलोमीटर पर सेकंड। 60 किलोमीटर पर ओवर मान लो ट्रेन की रफ्तार है, तो उस बॉल का रफ्तार भी नहीं रहेगी, 60 किलोमीटर पर ओवर उस बॉल की रफ्तार हो जाएगी। उस समय उसी दिशा में होगी जिस दिशा में रेफरेंस फ्रेम की है। ये बात आप ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। लेकिन जो त्वरण होगा, मान लो ट्रेन के पास उस समय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो जो ड्रॉप हवा में जब वो वस्तु आ गई तो उसका त्वरण उतना नहीं होगा। यानी जो ट्रांसफर होता है ना, जब वस्तु ड्रॉप होती है तो ट्रांसफर केवल वेलोसिटी का होता है, त्वरण का नहीं होता। त्वरण, अब उसमें त्वरण कितना लगेगा, त्वरण तो उतना लगेगा जितना उस माध्यम में है, यानी हवा का जितना त्वरण है उतना लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो वो अपन को चीज यहाँ पे एक चीज तो समझनी है, पहले चीज समझ आ गए।
दूसरी चीज अपन को ये समझनी है कि ये कॉइन नीचे आएगा तो एक 1D मोशन तय करेगा, तो 1D मोशन तय करेगा, ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है कि ये कॉइन भी गतिशील है और ये जो सतह है ये भी गतिशील है। तो 1D मोशन के एक क्वेश्चन है जिसमें दो वस्तु है गतिमान है, एक तो कॉइन है और एक सतह है, तो अपन को कौन सा कॉन्सेप्ट लेना है यूज में? रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लेना है बेटू? रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। समझ में आया बेटू? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब एक कॉइन की बात कर लेते हैं, एक सतह की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो मैंने सतह को क्या ले लिया? सरफेस के सापेक्ष बात करो, सरफेस के सापेक्ष बात करूंगा तो ये क्या रहेगी? सरफेस रेस्ट में रहेगी। इसमें रहेगी रेस्ट में, ठीक है। अब मैं कॉइन है तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो कॉइन की वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो बेटो कॉइन को जैसे मैंने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने से पहले इस सुंदर करने का जो वेग था, सुंदर करने कितने से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर क्यों जा रही है? तो इस कॉइन का वेग भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ऊपर की ओर, समझ आया? तो ऊपर की ओर यानी प्लस के 10, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सरफेस भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 10 से ऊपर जा रहा है तो प्लस के 10, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो 0। तो यानी सरफेस को क्या लगेगा? सरफेस को लगेगा कि कॉइन क्या हुआ है, इस कॉइन की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सरफेस को क्या लगेगा कि कॉइन 0 वेलोसिटी से छोड़ा है। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। अब कई बच्चों को दिक्कत ये आ रही होगी कि सर जैसे अपन ट्रेन से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो वस्तु पीछे की ओर जाती है, ठीक है। चलो अपन ने मान लिया कि वेलोसिटी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो वेलोसिटी है आप तो वेलोसिटी ले रहे हो उसी दिशा में जिस दिशा में अपन जा रहे हैं, आप तो वही वेलोसिटी ले रहे हो जिस दिशा में अपन जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो हमारे जब हम देखते हैं तो वस्तु पीछे जाती है। तो अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? तो वो कंफ्यूजन दूर कर लो। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस की बात करी तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन और वेलोसिटी ऑफ सरफेस, वेलोसिटी ऑफ सरफेस 10 किसके सापेक्ष ली? ग्राउंड के सापेक्ष, और ये भी मैं किसके सापेक्ष ले रहा हूं? ग्राउंड के सापेक्ष। यानी जब मैं पत्थर को फेंकता हूं यानी बॉल को छोड़ता हूं ट्रेन में से, तो वो आपको लगता है ट्रेन के सापेक्ष लग रहा है आपको कि वो पीछे जा रही है, लेकिन जब ट्रेन के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है ग्राउंड पे तो उसको क्या लग रहा है कि जो बॉल है वो बॉल भी 60 किलोमीटर पर आवर से पीछे मतलब आगे गई है, ट्रेन के साथ साथ गई है। जैसे हमने बॉल को छोड़ा 60 किलोमीटर पर आवर से, तो नीचे खड़े व्यक्ति को क्या लगेगा कि वो बॉल भी कितने से गई है? 60 किलोमीटर पर आवर से पीछे गई है। बाद में वो घूम के पीछे आ जाती है। पहले तो कुछ समय तक तो वो आगे जाएगी फिर घूम के पीछे आएगी। उसको क्यों, अब वो घूम के क्यों आएगी? क्योंकि त्वरण जो होगा उस वस्तु का, जैसे अपने ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया ट्रेन से बाहर, तो उसका जो त्वरण होगा वो त्वरण का कनेक्शन कट हो जाएगा ट्रेन के साथ में। अब वो हवा के त्वरण में आ जाएगा, तो हवा का त्वरण पीछे लगेगा और उसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो वो कुछ समय तक तो वेलोसिटी को 0 करेगा फिर लौट के पीछे जाएगा। आई थिंक क्लियर? ठीक है बच्चों, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, तो इसको ध्यान से समझना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी अपन किसी वस्तु को ड्रॉप आउट करते हैं किसी रेफरेंस फ्रेम में, तो उस वस्तु की वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन त्वरण ट्रांसफर नहीं होता है। और वस्तु की वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी उस रेफरेंस फ्रेम की है, जिस दिशा में होगी उसी दिशा में होगी, ठीक है। तो 10 से ऊपर जा रहा है 10 से, तो कॉइन कितना जाएगा? 0। यानी सरफेस को क्या लगेगा कि कॉइन की वेलोसिटी कितनी है? 0। चलो अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस। अब कॉइन का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो जैसे मैंने ड्रॉप किया कॉइन को, जैसे मैंने कॉइन को ड्रॉप किया तो कॉइन हवा में आ गया, कॉइन हवा में नीचे की ओर आ गया, हवा में नीचे की ओर आ गया। तो नीचे की ओर आ गया इसका मतलब उस पर क्या लगेगा? जी लगेगा। क्या लगेगा? जी लगेगा नीचे की ओर। तो लग गया ना, जैसे कॉइन इससे छूटा सुंदर करने से तो वो हवा में आ गया,
हवा में वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, लेकिन उसके पास उस समय त्वरण कितना है नीचे की ओर, हवा में त्वरण नीचे की ओर लगा है, तो नीचे की ओर लगा है तो नीचे की ओर माइनस के 10 ले लिया, फिर माइनस सरफेस का त्वरण कितना है, सरफेस का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड, जो लिफ्ट का होगा वही सतह का होगा, तो 2 ऊपर की ओर प्लस के कितना आ गया माइनस के 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सतह को, इस सरफेस को क्या लगेगा कि ये जो पॉइंट है इसका वेग तो 0 है प्रारंभिक वेग, लेकिन इसके ऊपर जो त्वरण है वो कितना लगा है नीचे की ओर लगा है 12 मीटर पर सेकंड। अब 10 नहीं लगा, अब कितना लगा है 12, कितना लगा है बच्चों 12, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो अपन बहुत सारे करे, एक वस्तु को h हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है तो उस वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो t बराबर √2h/g, ये वाला। अब यहाँ पे g नहीं होगा, g इफेक्टिव होगा, क्या होगा g इफेक्टिव, तो √2h की वैल्यू कितनी है 2 और g इफेक्टिव कितना है 12, कितना है 12, समझ में, तो कितना जाएगा करेगा 2 दूनी 4, तो 1/3 यानी 1/√3, तो 1/√3 सेकंड का क्या लगेगा समय लगेगा, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, इस क्वेश्चंस को ओरली भी बच्चे बोलते हैं, बच्चे ओरली कैसे बोलेंगे, देखो अपन को बस केवल सूत्र क्या लगाना है √2h/g इफेक्टिव, ये लगाना है ना। अब इसमें देखो g को आप चेंज करते जाओ, मान लो g मैंने इसमें g को लगाया नहीं, चलो g को मैंने ऐसे लगा दिया, मान लो लिफ्ट के ऊपर त्वरण ये लगा, सेम क्वेश्चन है ना, और 2 की जगह मैंने दे दिया 24 मीटर, चलो 24 मीटर दे दिया, और ये समय और a मैंने दे दिया 2 मीटर पर सेकंड उसका नीचे की ओर, ठीक है। और अभी बोलो कितना टाइम होगा, तो कितना टाइम होगा, तो अब आपका सूत्र होगा t बराबर √2h/g इफेक्टिव, 2h की वैल्यू कितनी है 24, g इफेक्टिव कितना होगा, अब g इफेक्टिव कितना होगा, तो नीचे की ओर 10, ठीक है, तो नीचे की ओर 10 तो -10, अब हमें आएगा तो नीचे की 10, फिर माइनस लगा हुआ सूत्र में। अब सरफेस का त्वरण कितना है 2 नीचे की ओर, तो माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा -10 + 2, तो कितना हो गया 8, तो माइनस के 8, तो माइनस का 8 मतलब नीचे की ओर 8 लगा है, तो सूत्र में 8, तो 8 दिया 24, तो √6, सुना है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो अब आपका हो गया काइनेमेटिक्स 1D पूरा कंप्लीट हो गया, सारे अपने ग्राफ करा लिए, सब कुछ करा लिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे 2D मोशन, और 2D मोशन का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, ओके, हैव ए गुड डे।